कट्टरवादी सोच को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान बनाना एक बड़ी साजिश और उसके बाद वहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना। सर, क्या ये कांग्रेस और मदनी की मिली भगत थी और वो डेमोग्राफी चेंज का ही हिस्सा था ये पूरी प्लानिंग मुस्लिम यूनिवर्सिटी? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मदनी को जमीन आवंटित होती है, तो इसमें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लाल नीली पीली चादर का जिक्र करते हैं तो एक विशेष समुदाय से जोड़ देते हैं वो लोग जिन्होंने केवल तुष्टीकरण किया है और उस वोट बैंक को अपनी बपौती मानते हैं। हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो इनको परेशानी खड़ी होती है, इनके पेट में दर्द होता है। क्या आगे भी ऐसे बुलडोजर कार्रवाई चलती रहेगी इन सबकी? छोटी मछली हो बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो, अगर गलत काम करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर, हरिद्वार महाकुंभ की बात हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि गैर जो हिंदू हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। एक शख्स और उत्तराखंड आने की तैयारी में है। आजकल देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी। ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न देवभूमि उत्तराखंड के करोड़ों करोड़ लोगों का है। बीजेपी के आला कमान के बड़े नेता, वो चाहे गृह मंत्री जी हों, धाकड़ धामी का संदेश उनका हो, प्रधानमंत्री जी हो, तस्वीरें हमेशा दिखती हैं, राजनाथ सिंह जी हों, धामी जी फ्लावर नहीं फायर भी हैं। सच में वो दिव्य वाणी जो बाबा केदार के धाम पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकली, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जय बद्रीनाथ साहब, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। बहुत बहुत स्वागत सर एनएफ न्यूज पर। जी धन्यवाद आपका, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? सर एकदम बढ़िया। चलिए, एक विधायक के तौर पर अच्छे थे, मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, ये तो कभी हमने इस बारे में विचार नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको ऐसा मानते हैं कि पूरे समर्पित भाव से उसको काम को करना है, अच्छा करना है, कोशिश करनी है कि जो मैक्सिमम अपने एफर्ट्स हो सकते हैं उसको लगाना है। मन में ये ना रहे कि ये जिम्मेदारी पर हैं और आपने ये काम नहीं किया। जनता ने जो विश्वास किया है उसको पूरा करना है। हाँ, निश्चित रूप से जी, जनता के विश्वास पर भी खरा उतरना है। उनकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, विश्वास है, वो विश्वास बना रहे। सर कोशिश करते हैं भगवान को साक्षी मान के जी, जो भी सामने टास्क हैं, काम हैं, उसको पूरा करें। सर उसी टास्क में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईएमए विवाद जो निकल कर सामने आया है, जहां पर ज़मीन की खरीद फरोख्त कैसे हुई, उस पर अब बिक्री सही तरीके से ज़मीन की हो, उस पर सरकार क्या कुछ कर रही है? नहीं, देखिए, ये विवाद बहुत बड़ी किसी साजिश को दर्शाता है कि उसमें एक संस्थान बनाया जाए, संस्थान ऐसा बनाया जाए जो अलगाववादियों का अड्डा हो, देशद्रोह में शामिल होने वालों का अड्डा हो, राष्ट्र के अंदर तमाम प्रकार की जो विघटनकारी गतिविधियां चलती हैं उनका संस्थान हो। कट्टरवादी सोच को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान बनाना एक बड़ी साजिश और उसके बाद वहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना, ऐसी सोच। और कांग्रेस के समय में ये ज़मीन आवंटित की जाती है। अब ये मामला आया है, हमने कहा है तत्काल इसकी जांच करवाई जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने प्रशासन को कहा है कि निष्पक्ष इसमें जांच करिए और सारी ज़मीन राज्य सरकार में कानून सम्मत उसको निहित कर दिया जाए। सर, क्या ये कांग्रेस और मदनी की मिली भगत थी और वो डेमोग्राफी चेंज का ही हिस्सा था ये पूरी प्लानिंग मुस्लिम यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, देखिए, मदनी जिन जिन संस्थानों में या जो भी हमारे यहाँ पर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, अन्य घटनाएं हुई हैं, या बनभूल पूरा हुआ है, या वक्फ की संपत्तियां हैं, उन सभी में मदनी का इन्वॉल्वमेंट है। और
कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मदनी को जमीन आवंटित होती है, तो इसमें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये साफ साफ दिखाई देता है कि तुष्टीकरण किसका एजेंडा है। ये तमाम प्रकार के जिहाद किनका एजेंडा है। हम कार्रवाई करते हैं, लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हैं, लव जिहाद पर कार्रवाई करते हैं, थूक जिहाद पर कार्रवाई करते हैं, यूसीसी का कानून लाते हैं, धर्मांतरण का कानून लाते हैं, दंगा रोकने का कानून लाते हैं, मदरसा बोर्ड भंग करने का निर्णय लेकर सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का हम विधेयक लेकर आते हैं, कानून बनाते हैं। तो परेशानी किसको होती है? इन्हीं सबको, जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों से ज्यादा समय तक शासन किया है। सर, लेकिन जब आप इस तरीके के जिहाद पर कानून लाते हैं, देश का पहला राज्य यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड बन जाता है, तब फिर आपके विरोधी कहते हैं कि भाई एक तबके के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, उसके खिलाफ ही एक्शन लिया जा रहा है। जब आप लाल नीली पीली चादर का जिक्र करते हैं तो एक विशेष समुदाय से जोड़ देते हैं वो लोग। देखिए, ये वो लोग करते हैं जो केवल वोट बैंक के लिए काम करते रहे हैं, जिन्होंने केवल तुष्टीकरण किया है और उस वोट बैंक को अपनी बपौती मानते हैं। इसलिए हम कोई भी विधि सम्मत काम करते हैं, भारत के संविधान के अनुसार काम करते हैं, कोई न्याय की बात करते हैं। क्या राज्य के अंदर सरकारी जमीनों पर कब्जा करना इनको अच्छा लगता है? हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो इनको परेशानी खड़ी होती है, इनके पेट में दर्द होता है। हम कोई यूसीसी का कानून लाते हैं, समान नागरिक संहिता, जिसको भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर और संविधान बनाने वाले लोग जिसका प्रावधान करके गए थे। हम उत्तराखंड में देश का पहला राज्य, ऐसा गौरव उत्तराखंड को प्राप्त होता है, उसमें इनका पेट में दर्द होता है। दंगा करने वालों को सबक सिखाने के लिए हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं, उसमें इनको परेशानी होती है। धर्मांतरण, देवभूमि के मूल अस्तित्व से खिलवाड़ न हो, यहाँ का मूल अस्तित्व किसी कीमत पर खराब न हो, उससे छेड़छाड़ न हो, यहाँ की डेमोग्राफी खराब न हो, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो, हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधार, हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड न मिले, उनके मन में किसी प्रकार का भय न हो, कोई संदेह न हो। हम जब डेमोग्राफी की बात करते हैं, हम देवभूमि के देवमुत्व को बचाने की बात करते हैं, इनको पेट में दर्द होता है, इनको परेशानी होती है। ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न देवभूमि उत्तराखंड के ये करोड़ों करोड़ लोगों का है जो देवभूमि में रहते हैं या देवभूमि से बाहर रहते हैं, देश दुनिया में रहते हैं। और उससे बड़ी बात है कि पूरे सनातनियों का प्रश्न है कि देवभूमि सुरक्षित रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। एक स्थान जहाँ गंगा है, यमुना जी हैं, जहाँ हमारे 4 धाम हैं, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, माँ पूर्णागिरी का धाम है, गोलजू बाबा का स्थान है, धारी देवी का स्थान है, सुरकंडा मैया का स्थान है, जहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे हमारे तीर्थ स्थान हैं। क्या उसका देवत्व तो नहीं बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये सबका प्रश्न है। और यही हुआ कि जब से आप आए, लोगों ने लौटना शुरू किया देवभूमि, चाहे वो होम स्टे योजना की बात हो या फिर और जो स्वदेशी या राज्य के काम हैं, उसको जिस तरीके से आपने जोड़ दिया, लोगों ने लौटना शुरू किया कि भैया फिर से अपने गांव चलते हैं। लेकिन अभी भी सर एक समस्या जो रहती है कि एंट्री और एग्जिट पे उन लोगों के कब्जे हो चुके हैं जो कि समस्या पैदा करते हैं। हरिद्वार आप जाइए या फिर और इलाकों में जाइए, आप बॉर्डर की तरफ जाइए तो जंगलों के बीच में मस्जिद मज़ार है। क्या आगे भी ऐसे बुलडोजर कार्रवाई चलती रहेगी इन सब पर? देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है कि हम किसी भी एक तबके को टारगेट कर रहे हैं। किसी को टारगेट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। देवभूमि में सब लोग आपस में बहुत मेलजोल के साथ रहते हैं, आपस में सबका बहुत प्रेम है। लेकिन अवैध कब्जे करना, सरकारी ज़मीनों को
धर्म की आड़ पर कब्जाना, अतिक्रमण करना, ये इसको तो कोई भी ठीक नहीं मानेगा। और हम कब्जे हटा रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं। यहाँ की जो एक सुनियोजित षड्यंत्र है, उसके तहत जो इतने हजारों हजार एकड़ जमीनें कब्जे में किए हैं, उनको साफ कर रहे हैं। ये अभियान रुकने वाला नहीं है। ये देवभूमि के मूल अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये किसी कीमत पर नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। और विधि सम्मत कानून के साथ, व्यवस्था के साथ, भारत के संविधान के अनुरूप जो हमारी विधि व्यवस्था है, उसके अनुरूप अनवरत रूप से देवभूमि में चलता रहेगा। सर, हरिद्वार महाकुंभ की बात हो रही है, कुंभ की, और उसमें तैयारी चल ही रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि गैर जो हिंदू हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। देखिए, हरिद्वार का अपना एक धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, हरि का द्वार है, जी बिल्कुल, माँ गंगा का स्थान है। और हमारी सरकार हमेशा सबकी भावनाओं के अनुरूप फैसले लेती है। वहाँ के जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे गंगा सभा के लोग हैं, व्यापार सभा के लोग हैं, अनेक हमारे धार्मिक संगठन हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो हमारे पूज्य साधु संतों का बहुत बड़ा स्थान हरिद्वार है। उनकी राय आएगी, पहले के जो एक्ट हैं उसका हम अवलोकन करेंगे, समीक्षा करेंगे, और सबकी राय के अनुरूप निर्णय लेंगे कि माँ गंगा का ये स्थान, पौराणिक स्थान, जिसका हमारा शास्त्रों में, हमारे सभी गीता, भागवत, रामचरितमानस, सब में जिसका उल्लेख है, उस स्थान का महत्व बना रहे। पौराणिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, वो किसी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए, उसमें विस्तार होना चाहिए। उसके अनुरूप हमारे निर्णय जो हमेशा से होते आए, आगे भी होंगे। जी बिल्कुल। शुरुआत में सर मैं सवाल कर रहा था पर्यटन वाला, कि पर्यटन का बढ़ावा हुआ, लोग लौट रहे हैं उत्तराखंड, आगे सरकार ऐसा क्या काम करेगी कि जो पलायन हुआ वो पलायन रुके और जो बाहर गए हैं लोग वापस देवभूमि आए? देखिए, हमने अनेक योजनाएं यहाँ पर चालू की हैं। हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने यहाँ प्रारंभ की है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पर्यटन के क्षेत्र में योजनाएं शुरू की है। MSME में कई सारी योजनाएं हमने शुरू की हैं। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में, उद्यान में, एग्रीकल्चर में, छोटे उद्यम में, स्टार्टअप में अनेक चीज़ें हमने यहाँ प्रारंभ की हैं। और एक अच्छा माहौल यहाँ पर बना है। इन्वेस्टर समिट हमने करी जी। हर साल हम प्रवासियों का यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे देश दुनिया के अंदर जितने उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उतने ही लोग बाहर भी रहते हैं, तो उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आ रहे हैं। और पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट है कि पिछले 1 साल में 6000 से भी अधिक लोग अपने अपने पैतृक स्थानों को वापस लौट कर आए हैं। और एक बड़ा आंकड़ा है, 44% पलायन रिवर्स हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हम उनको सबको सहायता भी करेंगे, सरकार की तरफ से भी करेंगे, अन्य तरीके से भी। एक माहौल यहाँ पर अच्छा बन रहा है। देवभूमि में लोग अपने पैतृक स्थानों से फिर से जुड़ रहे हैं, उन स्थानों के विकास में अपना सहयोग कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। और पर्यटन का तो ये है कि हमारी टीम जो सामने दिख रही है, हफ्ते में 2 बार तो उत्तराखंड आना ही आना होता है। इतना पर्यटन बढ़ा है। आधा दिल्ली तो शुक्रवार के बाद उत्तराखंड ही होता है। दिल्ली देखिए हमारे बहुत नज़दीक है, और जिस प्रकार का यहाँ पर हमारा आज अच्छा पर्यावरण है, अच्छा मौसम है, अच्छी हवा है, अच्छी धूप है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऊर्जा है। आप यहाँ आते होंगे तो 1 हफ्ते में 1 बार आएंगे आप, तो पूरे हफ्ते भर की ऊर्जा आप लेकर जाएंगे। और 1 साल में
6 करोड़ लोगों ने हम्म, पिछले 1 साल में जो है देवभूमि में जो है पर्यटन के लिए आए हैं। धार्मिक तीर्थाटन सब मिला के बड़ी संख्या केदारनाथ, है। बद्रीनाथ, हेमकुंड हाँ, साहिब सब मिला के। चारों धाम से लेकर हमारे पूरे राज्य के अंदर अनेक यात्राएं चलती हैं, अनेक पर्यटक स्थल हैं। उन स्थलों का अनेक पर्वों के स्थान पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। सर, जब मैं काम की लिस्ट देख रहा था आपके, तो मैं 4-5 ही नाम लूंगा, लेकिन एक लंबी लिस्ट है। उसमें मैं सबसे पहले ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिसके लिए काम हुआ, होम स्टे योजना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पर्यटन को बढ़ावा, उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, 4 धाम, ऑल वेदर रोड, बाकी धर्मांतर, नकल, समान संज्ञा, ये तो सबको पता। ये संभव कैसे हुआ? देखिए, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सब काम संभव हुए। और सच में वो दिव्य वाणी जो बाबा केदार के धाम पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकली कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनके मुंह से उस शब्द निकले और बाबा की कृपा से, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वो चरितार्थ हो रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं। व्यवहारिक रूप से आज चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्षेत्र हो, उसमें नीति आयोग, भारत सरकार के इंडेक्स में पहला स्थान हमको मिलना हो, निर्यात तैयारी के सूचकांक में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलना हो, मत्स्य पालन हो, कृषि का क्षेत्र हो, या फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना हो, विमानन का क्षेत्र हो, खनन सूचकांक हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में, या अच्छे चुनाव कराने हो, स्थायी सरकार देना हो उत्तराखंड को, सबसे बड़ी बात। जी, अब लोग विकास चाहते हैं, इसलिए स्थायी सरकार देना हो, एक अच्छा बहुमत की सरकार देना हो। हर चुनाव में लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद समर्थन दिया है, और सारे ही चुनाव में उन्होंने आशीर्वाद देकर विजयी बनाया है। काम करने के लिए हर चुनाव में और शक्ति प्रदान की है और ऊर्जा दी है। उसका परिणाम है कि आज उत्तराखंड, चाहे देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करना हो, ऐसे कानून आज वो अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में। इसमें सर मैं ये भी जोड़ दूं कि सरकारों के बारे में कहावत होती है कि प्रशासन चलाता है सरकारें, लेकिन यहाँ पर आप एक्शन लेने से पीछे नहीं रहते। जो नकल विरोधी में आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी हो, भाई नाप दो पहले, बाद में देखा जाएगा। ये कैसे आता है कि प्रशासन को भी एकदम पुख्ता करके रखना है अगर गलत गतिविधियों में शामिल हुए? मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था, एक लंबी लिस्ट है, और हर विभाग में ऐसे आपने अधिकारियों पर कार्रवाई की। देखिए, ये हमने पहले दिन से तय किया हुआ था कि देवभूमि में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। देवभूमि की कार्य संस्कृति ऐसी होनी चाहिए, देवभूमि के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए पहले के समय में, जो कांग्रेस पार्टी के समय में यूके SSS के चेयरमैन होते थे, नकल में जिनका नाम आया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमारी सरकार में होती है। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी, चाहे वो किसी स्तर का हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो या पीसीएस हो, अगर कहीं पर भी किसी भी गड़बड़ी में पाया गया है, कहीं पर भी लापरवाही की गई है, कोई भ्रष्टाचार से संबंधित बात आई है, तो उस पर कार्रवाई हुई है। पहले होता था कि एक धारणा बन गई थी कि छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियों को कोई पकड़ता नहीं है। हमने इस धारणा को बदलने की शुरुआत की है। छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, या मगरमच्छ हो, अगर गलत काम करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। और ये मैं केवल बात नहीं कर रहा हूँ आपके चैनल के सामने, प्रमाणिक बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने वो एक पूरी लिस्ट, मैं इसीलिए आपका जिक्र कर रहा था, एक पूरी लिस्ट मैंने देखी कि हर एक बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई जो भी इसमें शामिल हुआ। अभी इनफैक्ट होमगार्ड वाला वो मामला जो था, जिसमें वर्दी वाला घोटाला था, उसमें भी डीजी साहब को आपने। जी, कोई भी मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, या कोई ज़मीन का मामला हो, या कोई रजिस्ट्रार ऑफिस का मामला हो, या कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, जहाँ पर भी ऐसा मामला आया है वहाँ पर कार्रवाई हुई है।
सर 2027 उत्तराखंड चुनाव की तैयारियां क्या हैं? देखिए, हम लोग समर्पित भाव से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता, उनकी आकांक्षाएं और जो उन्होंने हमसे जो हमने उनको वचन दिए थे, उन वचनों को पूरा करते हुए उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, यहाँ की माताएं बहनें आगे बढ़ें, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले, स्वरोजगार मिले, हमारी बड़ी संख्या सैनिकों की है, उनको काम मिले, उनके परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, किसान भाइयों को मौका मिले, सीमांत क्षेत्र के जो गांव हमारे हैं उन गांवों का पलायन रिवर्स पलायन में बदले, उसके लिए हमने काम किया है। अभी देखिए आप, सरकारी नौकरियां अभी तक हम 28,000, पिछले 4 सालों में 28,000 नौकरियां हमारे भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर मिल चुकी हैं। और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अगर हम कुल संख्या जोड़ेंगे तो ये संख्या 2/3 से ज़्यादा है। रिकॉर्ड नौकरियां मिली हैं और ये अनवरत रूप से काम चलने वाला है। अगले 1 साल में 10,000 से अधिक नौकरियां और मिलने वाली हैं। यही चीजें कांग्रेस को नहीं पच रही उत्तराखंड में? देखिए, विरोध प्रदर्शन, रोज सड़कों पे उतर के। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जमीन अपनी खो चुके हैं। मुद्दों पर उनके पास कोई काम नहीं, मुद्दे हैं नहीं, इसलिए जो झूठे नैरेटिव बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, यहाँ के लोग देश दुनिया में हैं, बहुत यहाँ पर जो हमारा साक्षरता रेट है बहुत हाई है। यहाँ के लोगों ने देश दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। यहाँ से निकलकर, जी बिल्कुल, इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों से निकलकर वो भली भांति जानते हैं कौन काम करने वाले हैं और कौन झूठे नैरेटिव बनाने वाले हैं, कौन केवल अफवाहें फैलाने वाले हैं। एक ही मुद्दे को बार बार उठाते हैं, जिस मुद्दे पर सरकार कार्रवाई कर देती है उस मुद्दे को भी उठाते हैं, क्योंकि मुद्दे ही नहीं है, इसलिए जनता का कोई भरोसा नहीं है उनके साथ। नहीं, राहुल जी के पास तो है मुद्दे, वो रवनीत बिट्टू को गद्दार कह देते हैं। आज जगदम्बिका जी चेयर पे थे तो उनको यार बोल दिया, तो मुद्दे तो हैं उनके पास इस तरीके के। देखिए, राहुल जी एक पार्टी के युवराज हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गंभीरता नहीं ला पा रहे हैं वो, जिस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए। और कितनी बार वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतारू हो जा रहे हैं। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम पूरे सिखों के विरोधी हैं। हमने नरसंहार सिखों का किया, हमने स्वर्ण मंदिर में गोल्डन टेम्पल पर गोली चलाई, उसको तहस नहस करने का काम किया। 84 के जो सिख दंगे हुए उसका उनको कोई अफसोस नहीं है। और एक पूरी सिख समाज का, जिनका एक पूरा इतिहास शौर्य का रहा है, पराक्रम का रहा है, प्रथम गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, उस पूरी कौम को, पूरे समाज को गद्दार कहकर अपमानित करने का काम किया है। ये उनके सिखों के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है कि किस प्रकार की सोच आज उनके अंदर है। एक सामंतशाही उनके अंदर आज भी जिंदा है, आज भी उसको जी रहे हैं। जब भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, आज भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया है जहां हर बड़े निर्णय में पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है, लेकिन ये अपनी उस सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देश की सेना को अपमानित करने में भी इनको बड़ा गर्व महसूस होता है। 10% लोग कब्जा करके बैठे हैं, सवर्ण समाज या उच्च समाज के, ऐसे बयान देते हैं सेना पे। देश को बांटना हो, समाज को बांटना हो, सेना को अपमानित करना हो, देश का दूसरे देशों में जाकर अपमान करना हो, ये राहुल जी की परिपक्वता को दर्शाता है।
कि वो कितने परिपक्व हैं, देश के बारे में क्या सोच है उनकी पार्टी की क्या सोच है। अरे भाई, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, अमेरिका भारत की डील हो गई, यूरोपीय संघ के साथ अच्छे रिश्ते हो गए, व्यापार चालू हो गया, भारत आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बन गया। एक जमाना था उनकी दादा, उनके दादी, उनके पिताजी और उनके परदादा, दादा, नाना, जो भी कहें आप, वो उनके समय में भारत छोटे छोटे रक्षा के उपकरणों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। आज भारत दुनिया का पहली पंक्ति का रक्षा के उपकरणों का निर्यातक देश बन गया है। और भारत की शक्ति जो स्वदेशी हथियार है, अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाहे आकाश मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, जिसने 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटने के बल टेकने को मजबूर कर दिया, और 4 दिन में ही पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ी कि युद्ध बंद कर दीजिए। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि राफेल कितना गिरा है, ये पहले बता दो। देखिए, ये वो लोग हैं, जब भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है उसका भी सबूत मांगते हैं। मैं कह रहा हूं कि सेना को बदनाम करना इनसे सीखे, सेना के मनोबल को कम करना कोई इनसे सीखे। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, मैंने सेना को नज़दीक से देखा है, मैं सेना के साथ पला हूं, बड़ा हूं, सेना के मिलने वाले वेतन से मैंने अपना स्कूल की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक मैंने प्राप्त की है। और उसके बाद उसी जो वेतन मेरे पूज्य पिताजी को मिलता था, उसी के बाद जब वो सेवानिवृत्त हो गए, उसी पेंशन से मैंने अपनी शिक्षा आगे भी करी है। मैं जानता हूं कि 2014 से पहले सैनिकों का मनोबल कैसा होता था। कोई गोली आती थी दुश्मन की, बॉर्डर पार से, अलगाववादी की, आतंकवादी की, या जिहाद करने वाले की, या सीमा के पार से, तो सेना के लोगों को इंतजार करना पड़ता था, आदेश मांगना पड़ता था कि आदेश आएगा। आदेश कहाँ से आएगा? सेना के जो सीओ होते थे, कमांडिंग ऑफिसर, वो अपने जीओसी से मांगते थे, ब्रिगेड से मांगते थे, ब्रिगेड जीओसी से मांगते थे, वो डिप से मांगते थे, डिप कमांड से मांगते थे, कमांड से वो सेना हेडक्वार्टर जाता था, और सालों बीत जाते थे, वहां से आदेश नहीं आता था। हमारे सैनिक बलिदान हो जाते थे। सर, हमने तो वो भी, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल गई। अब कोई गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। अब कोई आदेश नहीं मांगना पड़ता है, कुछ बोलना नहीं पड़ता है, सेना का मनोबल बढ़ा है। 1 रैंक 1 पेंशन देश के अंदर लागू हुई है। बहुत सारे पैरों के बूट से लेकर, वर्दी से लेकर, जैकेट से लेकर, तमाम उपकरण जो -डिग्री तापमान में सियाचिन, अन्य बर्फीली चोटियों पर भारत के सैनिक अपनी सेवाएं देते थे, उनके लिए वो उपकरण भी नहीं मिलते थे, अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हेलमेट नहीं मिलते थे, अच्छे तमलेट नहीं मिलते थे। तमलेट जानते होंगे आप, इसमें पानी रखा जाता है, गर्म पानी होता है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, ये सारी सुविधाएं देश के सैनिकों को मिलने लगी, और वो पहले प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए, कोई उनका विशेष दिन होता है, होली हो, दिवाली हो, या कोई अन्य त्योहार हो, सैनिकों के साथ मनाते हैं, सैनिकों के बीच में जाते हैं। वही मैं कह रहा था कि ये दौर देखा है कि केदारनाथ त्रासदी हुई तो राशन भिजवाने के लिए वेट किया गया कि सोनिया जी आए, राहुल जी आए, हरी झंडी दिखाया जाए, तब जाएगा। देखिए, ये लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। इन्होंने इतनी गलतियां करी हैं कि ये कई सालों तक उन गलतियों का प्रायश्चित भी करेंगे तो वो गलतियां इनकी समाप्त नहीं होने वाली हैं। कितने साल आप लोग नहीं आने देना चाह रहे हैं? देखिए, वो तो पूरा देश, महात्मा गांधी कह गए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, और ये बिल्कुल सही रास्ते पर आ ही नहीं रहे। हम ही इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी टूल किट यहाँ लगा देती है, अर्बन नक्सल गैंग पूरा लग जाता है,
फेक नैरेटिव यहाँ बनाने लगते हैं। हम्म, पूरा देश का जमावड़ा, पूरे देश का वो अर्बन नक्सल गैंग टूल किट, वो सारा का सारा उसका केंद्र कहाँ हो जाता है? देवभूमि उत्तराखंड। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड ऐसे लोगों के लिए नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड साफ लोगों के लिए है, जी, जो धर्म को मानने वाले हैं, आस्था को मानने वाले हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, नीति से चलने वाले हैं, धर्म के अनुसार काम करने वाले हैं, यानी कि अच्छे काम करने वाले हैं, उनके लिए। इसलिए देवभूमि उनको नकार रही है, आगे भी नकारेगी। जी। बस आखिर के 2 सवाल सर। इसी उसमें 2027 में एक शख्स और उत्तराखंड आने की तैयारी में है। आजकल देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। क्या लगता है, कुछ इफेक्ट डाल पाएंगे, या फिर उनको विश्वास है कि मुस्लिम बढ़े हैं, डेमोग्राफी चेंज हुई है तो सीट आ सकती है? देखिए, ये बहुत लोगों को यहाँ पर बड़े मौके दिखाई दे रहे हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, हम भी हाथ धो लें। वो तो देश भर में जाते हैं, जैसे सभी राज्यों में जाते हैं वैसे यहाँ भी आएंगे। लेकिन सर, आजकल जो मदरसों पे एक्शन ले रहा है, जो ऐसे कट्टरपंथियों पर एक्शन ले रहा है, घुसपैठियों पर एक्शन ले रहा है, उसको वो ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। 2 रुपए दे रहे हैं कि 2 रुपए दे दो, जैसे असम के सीएम को उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मियाँ मुसलमानों को मैं नहीं रहने दूंगा। तो आप भी वही काम कर रहे हैं, मदरसों पर एक्शन हो रहा है, अगर गलत हैं, अवैध जो अवैध मजारे हैं, मस्जिदें, उन पर एक्शन हो रहा है, कल को वो आपको भी आकर बोलेंगे? नहीं, देखिए, हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। हम धर्म के मार्ग पर हैं, और धर्म का मार्ग हमेशा अच्छा होता है, उसी से अच्छे कर्म हो सकते हैं। इसलिए हम धर्म के मार्ग पर रहते हुए जो देवभूमि के लिए अच्छे कर्म हैं उसको हम अनवरत रूप से करेंगे। वो किसी कीमत पर हमारा नहीं रुकेगा, किसी से प्रभावित होने वाला नहीं है, अनवरत रूप से चलता रहेगा जब तक देवभूमि हमारी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती है, देवभूमि का देवत्व पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता है, हमारे बच्चों का भविष्य हर प्रकार से सुरक्षित नहीं हो जाता है। सर, आखिरी सवाल, उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ इतने चहेते कैसे बने कि बीजेपी के आला कमान के बड़े नेता, वो चाहे गृह मंत्री जी हों, धाकड़ धामी का संदेश उनका हो, प्रधानमंत्री जी हो, तस्वीरें हमेशा दिखती हैं, राजनाथ सिंह जी हों, धामी जी फ्लावर नहीं फायर भी हैं, ये जब आप सुनते हैं तो फिर कैसा महसूस होता है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, सभी लोगों का एक दीर्घकालिक अनुभव है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो देवभूमि उत्तराखंड से बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, और उत्तराखंड वासियों के हृदय में वो बसते हैं। और देवभूमि के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे जैसे अनेक लोग काम कर रहे हैं, देश के अंदर भी अनेक युवा लोग काम कर रहे हैं। उन सभी को हमारे प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहित करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं या जो भी समाज के काम में लगे हुए हैं, सबको उन्होंने आगे बढ़ाया है। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नौजवान युवाओं की एक बड़ी टोली खड़ी हो गई है पूरे देश के अंदर। हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी बहुत युवा हैं, और युवा के साथ साथ बहुत एक व्यापक उनका अनुभव भी है, और वो अब हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये सब संभव हो पा रहा है। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी जो जिम्मेदारी दी है, और समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरा प्रोत्साहन करते हैं। निश्चित रूप से मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं राज्यवासियों के लिए और सेवा करूं और समर्पण से काम कर सकूं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही सर दिखती है कि एक मुख्यमंत्री भी और एक प्रधानमंत्री भी अपने आप को आम कार्यकर्ता ही बताता है। आखिर में सर, मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए कोई संदेश हो तो उसके साथ खत्म करें। आपका बहुत धन्यवाद, और आपके सभी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, NMF को, उन सभी का मैं आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ जो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दो देशों से लगी हुई हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, जहाँ 4 धाम हैं,
यहाँ गंगा जी, यमुना जी, इनका उद्गम है। अनेक नदियाँ, चाहे वो धौली गंगा हो, गौरी गंगा हो, सरयू हो, शारदा हो, अनेक नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं। अनेक तीर्थ स्थल, हेमकुंड साहिब से लेकर हमारे चार धाम से लेकर आदि कैलाश तक, पूर्णागिरी से लेकर जागेश्वर धाम, गुलजू, अनेक स्थान हैं। अनेक हमारी बर्फीली चोटियाँ हैं। 70% भूभाग राज्य का आज वनों से आच्छादित है, देव स्थानों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है। ये राज्य हमारा देश को जल जीवन देने का काम करता है और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, अपार संभावनाओं का राज्य है। उस पर हम अपने प्राणों प्रण से काम कर रहे हैं। सभी देशवासियों की शुभकामनाएं हमको मिलती हैं। पूरे देशवासी यहाँ पर अनेक पर्वों के समय पर, चारधाम यात्रा के समय पर, अन्य कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय पर, अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा के समय में उत्तराखंड आते हैं। उन सभी का हमको शुभकामनाएं उनकी मिलती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं, हमने पूरे प्राणों प्रण से देवभूमि की सेवा करने का काम किया है। उत्तराखंड के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और आगे भी हम इसी भाव के साथ, इसी समर्पण के साथ काम करेंगे कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, अग्रणी राज्य बने, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम हो। ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को हम आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से अनवरत रूप से आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर काम करेंगे। बहुत आभार सर आपका। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। तो इस बातचीत पर आपकी राय क्या है? देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हमने बातचीत की। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।